है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब है कि उसका एक कोण समकोण होना चाहिए। तो एक कोण समकोण है, ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप क्या होगा? तीनों का योगफल a प्लस बी प्लस सी। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, ठीक है। बस एक कोण आपका 90 अंश होगा, ये कंफर्म है। ये ए बी और सी हो गया। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बेस आधार गुणे हाइट यानी लंब, ठीक है। ये क्षेत्रफल होगा। आई बात समझ में? और अगर यह कोई समकोण त्रिभुज है तो इसके जो अंतः त्रिज्या है, अच्छा छोड़ो ये बहुत अलग चीज है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी में आपको उस लेवल का नहीं पूछेगा कि बहुत हाई फाई लेवल का। एसएससी जीडी में नॉर्मल आपको बस ये कोशिश करते हैं जानने की कि आपका दिमाग जिंदा है कि नहीं, मैथ तो आपको समझ में आता है कि नहीं, बस उनको यही जानना है कि आपको समझ में आता है कि नहीं कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस पे और टॉपिक भी 20 नंबर के सवाल है और चैप्टर भी बहुत है, 1-2 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ये परिमाप हो गया ए बी और सी, क्षेत्रफल हो गया 1/2 इधर बेस आधार गुणे लंब, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये जो समकोण त्रिभुज है इसके जो भुजाएं हैं ये इस फॉर्मूले पे होते हैं। ये जो भुजाएं होती हैं वो पाइथागोरस थ्योरम पर ही हमेशा ये इनकी भुजाएं पाइथागोरस थ्योरी ही अप्लाई करती है। कर्ण का वर्ग यानी इसका वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इन तीनों में से अगर इस त्रिभुज में इन दोनों में से तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा दी है तो तीसरी भुजा हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसको पाइथागोरस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक। चलो इसी के साथ ये जो त्रिभुज वाला पार्ट था ये समाप्त हुआ। अब आपका अगला पार्ट है चतुर्भुज। ये तो 3 भुजा थी इसमें, अब 4 भुजाएं वाला देखो क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज चतुर्भुज के हम कुछ रूप देखते हैं। जैसे पहला है वर्ग, ठीक। दूसरा है आयत, वर्ग हो गया, आयत हो गया, और अगला है समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज। और चौथा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। फिर आगे है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 टाइप के चतुर्भुज आपको मिल गए। चतुर्भुज तो 5 टाइप को आपको बेसिकली ये पढ़ने हैं, ठीक है। 4 टाइप, और ये चतुर्भुज हो गया। अगर किसी में 5 भुजा हो उसे पंचभुज कहते हैं, किसी में 6 भुजा हो तो उसे खष्टभुज, 7 भुजा सप्तभुज, 8 भुजा अष्टभुज, 9 भुजा नवभुज तथा 10 भुजा 10 भुज। इस तरह से
यह एक क्षेत्र है, चाहे उसमें 10 भुजा हो, 11 भुजा हो, 12 भुजा हो, 3 भुजा हो, 4 भुजा हो, बस 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 भुजा हुआ तो एक खुला रह जाएगा, ये पूरा एरिया इसका कितना कवर कर रहा है ये पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम इसको केवल कोण का नाम दे देते हैं, इसे कहते हैं एंगल यानी कोण। कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के झुकाव बिंदु को कोण कहते हैं। ये कहीं भी आके मिलेंगी, जहाँ अगर ये झुकी हुई है तो कहीं आके मिलेंगी, तो ये कितना झुकी हुई है यह हमको कोण बताता है। ठीक है। और जो बंद आकृति है, जो भी बंद आकृति है उसमें क्षेत्रफल होगा, उसका परिमाप होगा। इस कोण का कोई परिमाप नहीं था, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये अनंत दूरी तक बढ़ती चली जाएंगी, कोई परिमाप निश्चित नहीं होगा। लेकिन अगर कोई त्रिभुज है या कोई चतुर्भुज है या कोई पंचभुज है जो घिरी हुई है रेखाओं से, उसका कोई ना कोई अंत होगा, उसका एक क्षेत्रफल होगा और उसका एक परिमाप भी होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उसका एक परिमाप निश्चित है। लेकिन कोण का कोई परिमाप नहीं होता है। ठीक है। चलिए इन पांचों चीजों पे आज डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले लेते हैं वर्ग। वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं। वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो उसके अंदर के चार कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। चारों कोण कितने होंगे? 90 अंश के होंगे। वर्ग का शर्त क्या हुआ? चारों भुजा समान होगी और उसके अंदर के चारों कोण 90 अंश के होंगे। अगर चार कोण 90 अंश के हो रहे हैं तो इसका मतलब किसी वर्ग का या किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? 90 इंटू 4 इक्वल टू 360 डिग्री। कितना होगा? 360 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना था? 180 अंश। ठीक। तो ये जो वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर इसको बोलते हैं। ये मान लीजिए इसकी एक भुजा ए है तो इसका मतलब क्या है? चारों भुजाएं ए होंगी, बराबर। अगर इसका एक कोण 90 है तो सारे कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कंफर्म? दो चीजों से आप पहचान कर लिए। दो ही प्रूफ बहुत है कि इसको वर्ग, इसको यह एक स्क्वायर है, इसको प्रूफ करने के लिए। कौन से दो प्रूफ? कि इसकी चारों भुजा सेम है। दूसरा प्रूफ क्या है? इसके अंदर के चारों कोण 90 डिग्री के हैं। बस खत्म। ठीक। तो इसका देखा जाए कि अगर आपने पता कर लिया ये वर्ग है तो उसके बाद इसका परिमाप पूछा जाएगा, इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा और फिर इसका, इसमें एक अलग चीज होता है विकर्ण। विकर्ण वो है जो इनके दो कोणों को आपस में मिलाता है। क्या करता है? दो कोणों को आपस में मिलाता है। मतलब ये और ये इनके विकर्ण है और विकर्ण भी समान होंगे वर्ग में स्पेशली। ठीक है। चलो फिलहाल हम इसका परिमाप देख लेते हैं। वर्ग का परिमाप 1a 2a 3a 4a कितना हो जाएगा? 4a। वर्ग का क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे ये लंबाई है और ये मान लो चौड़ाई है, लेकिन दोनों बराबर है, लंबाई भी बराबर है चौड़ाई भी बराबर है, जो कि a के बराबर है। लंबाई a है और चौड़ाई भी a है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a गुणे a मतलब a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। बस खत्म, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक चीज और बचता है, इसका विकर्ण। क्या है?
इसके विकर्ण को क्या, मान लो इसका विकर्ण r है, तो इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी लंबाई भी ज्ञात किया जा सकता है, बताओ कैसे? क्योंकि अगर ये 90 अंश है और यह एक त्रिभुज बना रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरी से हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात कर लो, विकर्ण r बराबर r का स्क्वायर बराबर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरी यही होता है ना, इसका स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा जो है, कर्ण हमेशा 90 अंश के कोण में, 90 अंश की त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी। यानी इस सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर a का वर्ग धन इसका a का वर्ग, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या r स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, या r बराबर a अंडर रूट 2। इसका वैल्यू कितना आ गया? r की वैल्यू कितनी हो गई? a अंडर रूट 2। क्या हो गया? a अंडर रूट 2, यानी इसका विकर्ण की लंबाई क्या हो गई? a अंडर रूट 2, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई ए स्क्वायर, ठीक है। इसका एक क्षेत्रफल और ज्ञात किया जा सकता है, कैसे? ये तो ए हो गया, दूसरा क्षेत्रफल हम इस त्रिभुज के, नहीं ठीक है छोड़ो, यही है 1/2 का 1/2 ए स्क्वायर। तो इसका लगभग आयत, ये आयत में यही तीन चीज देखने, स्क्वायर में यही तीन चीज देखने हैं, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। आगे आपको पढ़ना है आयत, ठीक है। समझ में आ गया ना ये चीज? ये 40 नहीं 4a है, ठीक है। 4a कैसे आया? चारों भुजाओं को जोड़ दिया। क्षेत्रफल क्या हुआ? लंबाई और लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब ये लंबाई हो गया और ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, यानी a का गुणा a में, a गुणे a मतलब a स्क्वायर। विकर्ण r पाइथागोरस थ्योरी से निकाल लिया, r की वैल्यू कितनी हो गई? a अंडर रूट 2, बस खत्म। यही सेम प्रोसेस आयत में भी होगा। किसमें होगा? आयत में, रेक्टेंगल बोलते हैं आयत को। देखो दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए अभी लगभग समय तो लगभग 3:30 बज गए हैं रात के, लेकिन ये आपको टॉपिक कवर करना था, इसके लिए मैं ड्यूटी से आके जाग के ये 3:30 बजे तक मैं आपके टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये मेहनत जाया जाए, मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी मेहनत करो, ठीक है। तो मेहनत करोगे तो SSC GD बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन। अपने को क्या सिलेक्शन लेना है, बहुत ज़्यादा ज्ञान लेके कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन लेना है और मेहनत से पढ़ना है और स्मार्टनेस से पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है स्मार्टनेस में कि सब रट लो, रटना नहीं है, बेसिक समझ जाओ बस। तो मैं आपकी वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ बेसिक समझ जाओ। बेसिक समझ जाओगे तो सारे सवाल हल हो जाएंगे। और मैथ में कभी भी कोई ट्रिक एक सवाल के लिए अप्लाई हो सकता है, अगले सवाल के लिए वो अप्लाई नहीं होगा। तो आपको जितने सवाल बनेंगे उतने ट्रिक बताते जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे ट्रिक याद कर लो, ठीक है। इसके लिए जहाँ तक कोशिश करो, जो भी ट्राई करो कि बेसिक समझ में आ जाए। और अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार पढ़ो, वीडियो को बार बार देखो। नहीं समझ में आता है, कोई आपका सीनियर हो उनसे पूछो कि ये चीज़ कैसे हुआ। कैलकुलेशन, मैथ जो होता है वो कैलकुलेशन कभी कभी नहीं समझ में आता है, तो उसको समझो आप, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो सवाल पूछने से डर गया ना, आगे वो कभी भी कहीं भी सवाल नहीं पूछ सकता है। वो हमेशा सवालों का जवाब ही देता रहेगा और वो भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। सवालों का जवाब देने का मतलब सब लोग उससे पूछेंगे, अरे तूने क्या किया, ये किया, वो किया, किया क्या, नहीं किया, चल भाग, इधर भाग, उधर भाग, ये टाइप के सवाल, प्रधानमंत्री वाले सवाल नहीं, ठीक है। चलो,
तो अभी क्या बचा था? आयत, रेक्टेंगल, आयत, रेक्टेंगल। ठीक है, यह भी एक वर्ग ही समझ लो, वर्ग है, बस उसको थोड़ा सा खींच दिया गया है। क्या किया गया है? ये हमने खींच दिया, सीधा सीधा खींचा, उल्टा सीधा नहीं, सीधा पकड़ के खींच दिया। इसकी ये लंबाई हो गई L, इसकी ये चौड़ाई हो गई, ब्राइड हो गई B। ठीक है, लंबाई हो गई L, चौड़ाई हो गई B। लंबाई और चौड़ाई वर्ग में भी था, लेकिन दोनों बराबर होने के नाते ए ही रखा गया था। यहाँ पे दोनों अलग अलग होंगे, लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगा, तभी उसको हम आयत कहेंगे। अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो उसको हम आयत नहीं कहेंगे, उसको हम वर्ग ही कहेंगे। ठीक है, और जिसमें कोई एरिया घेर रखा है, उसमें लंबाई चौड़ाई ही ना हो, तो उसको हम सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त, सर्कल कहते हैं। तो यह इनका रूप डिपेंड करता है लंबाई और चौड़ाई पर, इनके लेंथ और इनके ब्राइड पर। ठीक है, तो यहाँ इसका कुछ लेंथ है और यहाँ इसकी कुछ चौड़ाई है जो कि डिफरेंट है, इसके लिए आयत है। और सेम प्रोसेस है, अंदर के चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। क्या होंगे? अंदर के चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, जैसा कि उसमें था। ठीक, तो एक चीज ये देख लीजिए, अगर ये L है तो इसका मतलब यह भी L है, क्योंकि दोनों बराबर है। और अगर यह B है तो यह भी B होगा। यानी अगर इसका परिमाप देखा जाए, चारों भुजाओं की लंबाई मापी जाए, तो 2 बार L है और 2 बार B है। तो दोनों का योग, परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योगफल, यही होता है ना परिमाप। परिमाप बराबर हो जाएगा इसका 2L, 1L धन 2L, 2L प्लस 1B धन 1B बराबर क्या B? कितना B? 1B धन 1B बराबर 2B। कितना? 2B। अब यहाँ आप देख रहे हो, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन है ना दोनों में, तो इसको हम लिख सकते हैं L प्लस B। ये है किसी आयत का परिमाप। इस फॉर्मूले पे आपको बहुत से सवाल आने वाले हैं। इसी तरह से इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का एरिया, एक आयत कितना एरिया कवर करता है? कितना एरिया कवर करता है? लंबाई और गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई को इसका क्षेत्रफल कहते हैं। यानी L इंटू B, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, क्रॉस है, यानी इंटू है, इसको हम लंबाई गुणे चौड़ाई भी कह सकते हैं। ठीक है, चाहे L इंटू B लिखो, चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई लिखो। ठीक, अब ये तो हो गया आयत, आयत का परिमाप हो गया और आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें भी विकर्ण रह गया ना। हाँ, विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सेम वही जैसे उसका ज्ञात किया था, ये 90 डिग्री है ही है ना। तो विकर्ण को, चलो यहाँ पे विकर्ण ही लिख देते हैं। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इसका वर्ग बराबर होगा L, लंबाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग या लंब का वर्ग। तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण स्क्वायर का मतलब दोनों इसका वर्गमूल लेंगे तो एक विकर्ण बचेगा, और इन दोनों का वर्गमूल आएगा नहीं, इसके लिए इसको L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आयत। आगे है समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज। क्या है आगे? समचतुर्भुज, रोम्बस, क्या बोलते हैं उसको? रोम्बस।
ठीक है। रोम्बस। समचतुर्भुज भी लगभग ये वर्ग के बराबर ही होता है। समचतुर्भुज भी वर्ग की तरह ही होता है, बस उसमें ये है कि सभी भुजाएं उनमें भी समान है, सभी भुजाओं की वैल्यू जो है वह ए रहता है, लेकिन उनके कोण डिफरेंट हो जाते हैं। क्या होते हैं? कोण डिफरेंट हो जाते हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई की तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और वो इसके लिए वो समचतुर्भुज कहलाती है। जैसे सपोज दैट ये मान लो यह एक स्क्वायर है, ठीक है, यह एक स्क्वायर है, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ खींच दो तो यह कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, है ना। अगर ये ऐसा बन गया, हमने क्या किया? केवल खींचा है, लंबाई बढ़ाई नहीं है, खींचा है। मान लो ये रबड़ का बना हुआ था और हमने इसको खींच दिया, ठीक है। चलो, इसकी भी लंबाई ए है, इसकी भी लंबाई ए है, इसकी भी लंबाई ए है और इसकी भी लंबाई ए ही है, बराबर। तो यानी इसका क्षेत्र, इसका लंबाई क्या हो, इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर 4a, ठीक, क्योंकि ए ए ए 4 बार, परिमाप हो गया 4a। और इसके बाद इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इसका क्षेत्रफल होता है चतुर्भुज की एक भुजा और विकर्ण, इसकी जो विकर्ण है ये d1, ये मान लो d2, d1 और ये d2, ठीक है। ये दोनों आपस में 90 डिग्री का, ये आपस में 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। तो यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। d1 क्या है? इसका एक विकर्ण है, d2 क्या है? इसका दूसरा विकर्ण है। तो पहला विकर्ण की जो भी लंबाई है d1 और दूसरे विकर्ण की जो भी लंबाई है d2, ये इससे इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका आगे है समांतर चतुर्भुज। ये समचतुर्भुज था, आगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो। क्या हो? आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो। ये और ये दोनों भुजाएं, यानी ये भी समांतर हो और यह भी समांतर हो, तो इसको क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में भी इसका क्षेत्रफल जो होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, सेम, क्योंकि इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, क्योंकि यहाँ पे भी एक आयत की तरह ही बनेगा। ये देखो, ये जो समांतर चतुर्भुज है यह आयत को खींच के बनाया गया है। समांतर चतुर्भुज क्या था? इसको आयत को खींच दिया, समांतर चतुर्भुज बन गया। और जो समलंब चतुर्भुज था, समचतुर्भुज था, जो जिसकी चारों भुजाएं बराबर थी, उसको वर्ग को खींच के बनाया गया था। ये दोनों में डिफरेंट है। वर्ग को थोड़ा सा ऐसा खींच दिया तो वो समचतुर्भुज बन गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर थी, और आयत को ऐसा थोड़ा सा खींच दिया वो समांतर चतुर्भुज बन गया जिसके ये दोनों भुजाएं समांतर है और ये दोनों भुजाएं समांतर है, ठीक है।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो उसका होता है, किसका किसका, आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई, बस उसको खींचा गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके लिए इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। और दूसरा चीज ये है कि इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप अगर ये L है, यह B है, तो सेम वही परिमाप, परिमाप बराबर 2L प्लस 2B या 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, ये परिमाप हो गया इसका। चलो अगला टॉपिक, अगला है समलंब चतुर्भुज। क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज भी देख के खत्म करते हैं, सर्कल भी आज खत्म कर देते हैं। उसके बाद कल इन सारे टॉपिक पे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, कल आपको एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, टाइम नहीं है, फटाफट खत्म करते हैं। समलंब चतुर्भुज ये है कि इस चतुर्भुज की दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर रहेंगी, बाकी दूसरी भुजा, बाकी जो दोनों की भुजाएं हैं वो बस उनको एक चतुर्भुज बनाएंगी, बस वो उनकी लंबाई कैसी है क्या है वो फर्क नहीं पड़ता है। मेन इसका जो मेन इसका ये है, पहचान है कि इसमें दो भुजाएं समांतर रहेंगी, उसको हम समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। समलंब क्यों कहते हैं इसको बताते हैं आपको। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है, मान लो इसमें रेखा ये वाली, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर है। क्या है, आपस में समांतर है, बस ये समलंब चतुर्भुज का रूप हो गया। ठीक है, इसमें अगर इसका एक विकर्ण H है, क्या है, एक विकर्ण H, साढ़े 4 बज गया, 4:30 बजे का अलार्म लगाया था मैं, अभी तक जाग ही रहा हूँ, सोया ही नहीं तो अलार्म क्यों बज रहा है। चलिए, ये हाइट है, इसको हम H कहते हैं, और यहां से क्या यार फ्लो टूट जाता है। ठीक है, ये हाइट हो गया, इसको हम A कहते हैं। ये लंबाई A हो गई, ये लंबाई B हो गई, ये लंबाई C हो गई, ये लंबाई D हो गई, और इसको H कहते हैं। तो अगर ये इस तरह से इसकी हाइट अगर आपको पता चल जाए तो इसका जो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा समांतर भुजाओं का योग, यानी A और B का योग गुणे इसकी हाइट। क्या होगी, समांतर भुजाओं का योग गुणे इसकी हाइट को आप हाइट और उसको दो भागों में डिवाइड कर दो, यानी इसका क्षेत्रफल होगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योगफल का योग। क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 हाइट है H इंटू A, ये भुजा A है, नीचे वाली भुजा B है, यह उसका क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग, ये तीनों चारों पांचों जो भी चतुर्भुज थे इनको आज हमने कवर कर लिया। और आगे इसको जो बचता है सर्किल, इसको भी खत्म करके कल से सिर्फ आपका एग्जाम्पल चलेगा। सर्किल भी ज़्यादा नहीं है, बस फटाफट इसको ख़त्म कर देते हैं, 5 मिनट और, टाइम नहीं है।
वृत्त, क्या पढ़ते हैं इसको? वृत्त। ठीक है, अभी तक तो आपने भुजा जो भी चीजें देखी, मैंने आपको कोण के बारे में बता दिया, त्रिभुज के बारे में बता दिया, चतुर्भुज के बारे में बता दिया। अब ऐसी चीज है जिसमें भुजा ही नहीं है। क्या नहीं है? भुजा ही नहीं है, मतलब इसमें कोई कोण नहीं है, कोई एंगल नहीं है। जिसमें कोई कोण नहीं है और वो लगातार एक झुकी हुई है, तो वह लास्ट में एक वृत्त बनाता है। क्या बनाता है? वृत्त। इसको हम वृत्त कहते हैं। इसका केंद्र बिंदु होता है सी, अक्सर सी से डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है? सी से डिनोट किया जाता है केंद्र बिंदु। इस और इसका जो बाहरी भाग है, बाहरी जो कवर है इसका, इसको हम क्या कहते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि बोलते हैं। और इसके अंदर एक क्षेत्रफल होगा, कुछ ना कुछ तो क्षेत्र वो कवर किया रहेगा ना, कोई ना कोई एरिया वो कवर किया है, इसलिए इसका एक विशेष क्षेत्रफल होगा। ठीक, और इसकी एक खासियत ये होता है कि यहाँ से इसकी कोई भी रेखा, इसके केंद्र बिंदु से कोई भी रेखा आप मिलाओगे तो सबकी वैल्यू सेम रहेगी। यानी ये दोनों, ये दूरी सी से यहाँ तक की दूरी चारों तरफ से बराबर रहता है। अगर इसकी दूरी r हो तो हम इसको त्रिज्या कहते हैं। यानी केंद्र बिंदु से उसके परिधि के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? r यानी त्रिज्या। O से A के बीच की दूरी को r कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसको इधर भी बढ़ा दें सेम इसी दूरी को, यानी आधे आधे पे काटता है अगर कोई चीज, तो हम इस चीज को कहते हैं जीवा, सॉरी इसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। अगर आधे के अलावा और कहीं से कोई चीज काट रहा है, ये चीजें, इन रेखाओं को हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? इनकी जीवा कहा जाता है। ये रेखा है, आगे की ये रेखा है, लेकिन जो बीच वाली रेखा है इसको व्यास कहते हैं। ये पूरा यहां तक की दूरी क्या होती है? व्यास। और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। ये सब समझने वाली बात है, ये सारी चीजें सवालों में यूज होनी है। यानी व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। क्योंकि कभी कभी सवाल में सीधा सिर्फ व्यास लिख दिया, किसी वृत्त का व्यास 4 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्योंकि क्षेत्रफल के फॉर्मूले में इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहां आर इसकी त्रिज्या है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां मतलब इसकी जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू है आर, तो इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब, पाई एक सिंबल है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। कितना होता है? 22/7। और पाई को एक और वैल्यू होता है 180 अंश, 180 डिग्री। अगर इसको कोण में हम लिखते हैं, किसी कोण की जगह पे अगर पाई लिखा है तो इसका मतलब उस कोण की वैल्यू है 180। कितना? 180 अंश। अगर किसी यूनिट की जगह पे पाई लिखा है तो इसका मतलब उसका वैल्यू है 22/7। ठीक है, ये पाई का मान है। ये दोनों मान से आपको सवाल हल होगा, इस चीज को याद रखना। पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये कैसे आया? ये फिजिक्स में है, इसका पूरा डेरिवेशन कैसे 22/7 होता है, तो इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है। ये कॉमन चीज है, आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता होगा। ऐसा कोई भी एसएससी का लड़का नहीं होगा जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है जिसको पाई का मान 22/7 नहीं मालूम है। जिसको नहीं मालूम है तो उसको उसका भगवान ही मालिक है। ठीक है, फिलहाल 22/7। और इसकी एक परिधि
किसी एक बिंदु से इसका पूरा एक चक्कर लगाकर फिर उसी बिंदु पर पहुंच जाना, जो पहुंचने पे जो दूरी वह तय करता है वह उस वृत्त की परिधि होता है। अगर आप यहाँ से चलना शुरू करके इस वृत्त के चारों तरफ चलकर फिर से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो आपने जो दूरी तय की वह इस वृत्त का परिधि होगा। इस परिधि का मान होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई और त्रिज्या। आपने दोनों फार्मूलों में देखा, परिधि और क्षेत्रफल में देखा, सिर्फ त्रिज्या का यूज हो रहा है, जो कि त्रिज्या ये है, बाकी और किसी का यूज नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, त्रिज्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यानी उसकी परिधि निकालनी हो तो भी त्रिज्या लगेगी, उसका क्षेत्रफल निकालना है तो भी उसकी त्रिज्या का यूज करना है। ये तो फिक्स है, इसका पाई का मान 22/7 180 रख के निकाल लेंगे। दो तो अचर राशि है, कोई चेंज ही नहीं है। तो ठीक है, परिधि हो गया और क्षेत्रफल हो गया। तो बस इसमें लगभग यही दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं। और एक इसका जो मैंने व्यास बताया, व्यास अगर इसकी वैल्यू r हो तो व्यास ये यहाँ इसके आधे से जो काटता है उसको व्यास कहते हैं। तो उस व्यास की वैल्यू अगर इसको हम d कहें तो d बराबर होता है 2r। क्यों 2r होगा? सवाल आना चाहिए ना, d बराबर 2r क्यों? क्योंकि ये d है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ आधा एक r है और आधा दूसरा r हो जाएगा, तो एक r और एक r मिला के 2r, ये d की वैल्यू हो गई। ठीक है, मिटाए। ठीक इसी तरह से अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के बारे में, अर्धवृत्त का मतलब ये चीज, बस ये अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त। इसमें भी सेम वही चीज होता है, बस थोड़ा समझने की बात है। इसमें भी त्रिज्या होगा, इसमें भी व्यास होगा, इसका भी क्षेत्रफल होगा, कुछ तो क्षेत्रफल ले रहा है ना। इसकी भी परिधि होगी। परिधि क्या होगा? ये चीज प्लस ये चीज। क्या क्या होगा? ये चीज प्लस ये चीज। ये इसको लिखते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि पहले देख लीजिए। परिधि मतलब जो चारों तरफ घूम के उसके बॉर्डर पे चल चल के उसका एक चक्कर लगाया जाए, वो उसका परिधि होता है, मोटा मोटा ऐसा समझ लो। तो आपने ये पहले इसकी दूरी आप निकाल लो। ये दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r। कितना हो जाएगा? 2r। और ये कितना था? 2 पाई r। परिधि कितना था पूरे वृत्त का? 2 पाई r था, मतलब इसका 2 गुना था, तो आधा हो गया। ये 2 पाई r का आधा मतलब 2 से भाग दे दिया, कितना बचा? पाई r। इसकी वैल्यू हो गई पाई r, यानी इसका पाई r हो गया, इसका हो गया 2r। r कॉमन हो जाएगा या ऐसे ही लिख दो, यही है परिधि। परिधि बराबर 2r प्लस पाई r, बस ये उसका परिधि हो गया। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल था उसका आधा। यही है ना, आधा ही है ना। ये वृत्त था पूरा, ठीक। अभी हमने इसको अर्धवृत्त बना दिया। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल था पाई r स्क्वायर, यही था ना, पाई r स्क्वायर। अब हमने इसको आधा कर दिया। आधा करने का मतलब 1/2 से गुणा कर दिया या 2 का भाग दे दिया, यही हो गया क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई r स्क्वायर, बस। और क्या बच रहा है इसमें? व्यास। व्यास भी वही है, इसका जो व्यास है 2r के बराबर है, यही है ना व्यास। एक r ये, एक r ये, 2r के बराबर है, यानी यहां भी d बराबर 2r। ठीक। अभी बचता है वृत्ताकार वलय। वृत्ताकार वलय का मतलब ये है कि किसी एक वृत्त के ऊपर कोई एक दूसरा वृत्त बना लिया गया हो।
जैसे ये कोई स्मॉल आर त्रिज्या का वृत्त है, इसके ऊपर कोई कैपिटल आर त्रिज्या का वृत्त बन जाए। कैपिटल आर त्रिज्या का वृत्त अगर बन जाए तो क्या होगा, अगर हमको इस बड़े वाले त्रिज्या ये बड़े वाला वृत्त दिया जाए और एक छोटा वाला वृत्त दिया जाए, तो इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना हो या ये क्षेत्रफल निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। ज़्यादातर अगर बड़ा वाला एक बड़ा वृत्त दिया हो, छोटा वाला वृत्त दिया हो, तो ये दोनों के बीच का ये वाला एरिया पूछता है। तो आप क्या करेंगे, ये कोई बड़ा सा वृत्त है, इसका एरिया निकाल लेंगे। अगर आपको ये चीज़ ज्ञात करनी है, ये चीज़ कितना है, कितना एरिया है ये वाला, ये जो रास्ता है गोल रास्ता, एक सवाल इसमें भी आता है, किसी गोल पार्क के चारों तरफ कुछ ईंटें लगानी है ऐसे, तो उस कितने ईंटें लगेंगे, कितने पत्थर लगेंगे, या उसको बनाने में कितना व्यय होगा, इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका एक बेसिक फार्मूला ये है कि पहले ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, उसके बाद उसमें से नीचे वाले के क्षेत्रफल घटा दो, आपको ये बच जाएगा। यही होगा ना। ऊपर वाले का क्षेत्रफल क्या होगा कि इसकी त्रिज्या r है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ओके, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल तथा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया पाई r स्क्वायर। तो ये कितना जगह निकाल रहा है, दोनों को घटा दो, बड़े में से छोटा घटाना है, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, पाई दोनों में है कॉमन, इस पाई को बाहर रख दो, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये आपको पता चलेगा, ये कौन सा एरिया आपको पता चला, इन दोनों के बीच का एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, इस तरह से आपका ये 2D का जो भी है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये मैंने कवर कर दिया है। आगे हम अगले सेशन में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करने का कोशिश करूँगा मैं। तो आप लोग वीडियो को देखो और शेयर करो, लाइक करो, ताकि अपना भी मोटिवेशन बना रहे। फिलहाल ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन की, लेकिन शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो, ताकि जिनके पास ये चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं वो भी पढ़ सकें, कुछ समझ सकें मैथ को। ठीक है, चलो, जय हिंद।